सो वेलकम टू एनवीएस लॉ कॉलेज। और थोड़ा सा पतला कर दे रहे हैं। देखो, हम पढ़ रहे हैं एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर, जो कि हमारे कॉलेज का सिलेबस में है। और इसमें 7 पेपर है। पहला था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसका भी हमने एक शॉर्ट में सिलेबस क्वेश्चन आंसर देखा है, क्योंकि एक बार हमने क्वेश्चन पूरा सिलेबस देखा हुआ है, फिर क्वेश्चन आंसर। दूसरा पेपर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसका हमने पूरा सिलेबस देखा है, फिर शॉर्ट में क्वेश्चन आंसर सीरीज भी देख ली है। थर्ड है मुस्लिम लॉ। इसका हमने पूरा सिलेबस भी देखा है, और सबसे पहले इसी को क्वेश्चन आंसर सीरीज में देखा हुआ है, ठीक है। और फोर्थ है टॉर्ट लॉ। इसका हमने सिलेबस देखा है, फिर क्वेश्चन आंसर सीरीज में देखा है, ठीक है। 4 पेपर हो गया, बचा 3। कौन कौन सा? सो इंटरनेशनल लॉ ऑन ह्यूमन राइट्स, आईपीसी, लॉ ऑफ क्राइम सेकेंड पेपर, एंड इंटरप्रिटेशन। इन सब का हमने सिलेबस देखा हुआ है। बट चूंकि मेरा अभी इसको और इसको कराने का मन नहीं है, तो हम लोग पहले आईपीसी, जब इसको कर लेंगे तो इन दोनों को भी कर लेंगे। पूरा करना ही है ना। ऐसे तो है नहीं, छोड़ना है। तो देखो, तुम चाहो तो जो कोचिंग का नोट्स गया है उसी, सॉरी कोचिंग नहीं, कॉलेज का नोट्स गया है उसी से पढ़ लो। और चाहो तो जो सीरीज तुमने खरीदी हुई है, क्योंकि नोट्स तुम बनाओगे नहीं, इससे समझ के उससे पढ़ लो, ठीक है। हाईलाइट कर लो, लगभग एलिमेंट वही रहता है। क्या रहता है? परिभाषा पढ़ो। परिभाषा से ही तोड़कर आवश्यक तत्व इसेंशियल एलिमेंट बनाओ। इसेंशियल एलिमेंट को एक्सप्लेन करो, कुछ एग्जाम्पल दे दो। ओके, क्या होता बंधन ले जाएंगे। हाँ। चैप्टर 16 आईपीसी और चैप्टर 6 बीएनएस, ठीक है। ये दोनों संबंधित हैं क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के विरुद्ध अपराध से, ठीक है। क्योंकि अभी तुम्हारा बीएनएस चेंज नहीं हुआ है, पीसी है, तो हम बीएनएस पे की जगह पीसी पढ़ेंगे। मोस्टली फैक्ट वही रहते हैं। तुम चाहो तो सेक्शन डाल दो आईपीसी का, साथ में बीएनएस का भी एग्जाम्पल दे दो, तो यहाँ हम सिर्फ आईपीसी का ही लेंगे, जो कि तुम्हारे एग्जाम में है। जब सिलेबस मैंने पढ़ाया है आईपीसी का पुरानी क्लास में, वहाँ मैंने बीएनएस कवर किया है, ठीक है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? सदोष मानववध को परिभाषित कीजिए। इसके आवश्यक तत्वों की दृष्टांतों और उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 299 के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, कब क्या कह रहा है? जब मान लो कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, कब? जब वह व्यक्ति इस इरादे से उसकी मृत्यु कारित करता है, या पहला क्या है, आशय से मृत्यु कारित करता है, ठीक है। या दूसरे व्यक्ति को ऐसी शारीरिक क्षति कारित करता है जिससे दूसरे व्यक्ति को क्या हो, मृत्यु के कारण बने वो शारीरिक क्षति, ठीक है। तो पहला क्या था कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का मृत्यु कारित करता है, अमृत्यु कारित के आशय से कोई काम करता है, फॉर एग्जाम्पल। अभी एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऐसी शारीरिक क्षति देता है जिससे वो जानता है कि दूसरे व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, ठीक है, मृत्यु का कारण बन जाएगा, ठीक है। या कोई अन्य ऐसा कार्य करता है जिससे उसको यह ज्ञान है कि उस कार्य से क्या हो जाएगा, दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अब तुम लोग इसको अच्छे से समझना चाह रहे हो, यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, जाके सिलेबस वाला नोट्स देखना। फिर भी यहाँ ऐसा बोल के हम छोड़ेंगे नहीं कि छोड़ दे आगे बढ़ जाए, बता दे रहे हैं। अपराध के 4 प्रकार, 4 वो होते हैं। किसी का अपराध को करने का सबसे पहले तरीका होता है क्या, उस अपराध का क्या किया जाए, पर विचार किया जाए, ठीक है। प्लानिंग की जाए, षड्यंत्र किया जाए, ठीक है, ओके। तो हर अपराध
का षड्यंत्र दंडनीय नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी के घर में चोरी करने का अपने दिमाग में प्लानिंग कर रहे हैं, सिर्फ दिमाग में, ठीक है, तो वो बात कोई साबित नहीं कर सकता। बट अगर हम डकैती डालने का षड्यंत्र कर रहे हैं तो डकैती एक ऐसा अपराध है जो दंडनीय होता है, ठीक है। प्लस उस अपराध को करने का हमारा आशय हो। अगर हमसे कोई अपराध हुआ है और हमारा उस अपराध को करने का आशय रहा हो, तभी वो अपराध होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम चक्कू लेकर जा रहे हैं, जल्दबाजी में हैं, क्योंकि हमें चक्कू का बहुत इमरजेंसी, कहीं कोई काम है, ठीक है, कोई बहुत इमरजेंसी काम है, बट गलती से चक्कू से लग के किसी की मौत हो जाती है और हमें चक्कू से इस व्यक्ति को मारने का कोई भी आशय नहीं था, हमने मर्डर नहीं किया है, ठीक है। तो किसी भी अपराध को करने के लिए आशय होना बहुत जरूरी है। इसका अपवाद होता है द्विविवाह विवाह। एक से अधिक शादी अगर आपने की है तो वहां पर आपको नहीं, आशय नहीं देखा जाएगा, ठीक है। हर चीज का एक अपवाद होता है, ठीक है। ओके, और एक दो तत्व और होते हैं, तंदन नहीं जाना, ठीक है। तो ये जो आशय होता है इसको मेंसरिया कहा जाता है, ठीक है। मेंसरिया, तो देखो पहला डायरेक्ट आशय था, ठीक है, और ये जो ज्ञान है, नॉलेज है किसी अपराध को करने का, ये भी एक प्रकार का क्या है, आशय, इंटेंशन है, नॉलेज है, ठीक है। ये भी क्या दिखा रहा है, इंसान की मानसिक स्थिति को दिखाता है, ठीक है। ओके, वह व्यक्ति सदोष मानव वध का दोषी है। देखो, अभी तुम हत्या हत्या की परिभाषा जरूर देखोगे, तुम्हारे में क्या क्वेश्चन आएगा, या तो हत्या आएगा या तो आपराधिक मन आएगा, दोनों, सॉरी, आपराधिक वध आएगा, ठीक है, आपराधिक मानववध, कल्पेबल होमिसाइड, दोनों में से एक आने के बाद दोनों में अंतर पूछ लेंगे और यहीं तुम अटक जाओगे, क्योंकि दोनों की परिभाषा लगभग एक जैसी है, 99% एक जैसी है, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी आशय बताया, ये ध्यान देना, आशय दोनों में है, तो अंतर कैसे होगा, ठीक है, भी पता चल जाएगा। सरल शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु इस इरादे से करता है या उसे इस बात का ज्ञान होता है कि उसकी कार्रवाई से मृत्यु हो सकती है, तो वह सदोष मानववध कहलाता है। चलो, आवश्यक तत्व, तो जो भी हमने परिभाषा पढ़ी वही आवश्यक तत्व उसी में से इंक्लूड किया आता है, ठीक है। मैंने कई बार बताया, अगर मान लो मोती की माला है, मोती की माला है, तो माला के आवश्यक तत्व क्या है, वो मोती, अगर उस माला को तोड़ दोगे तो सारे मोती अलग अलग, प्लस वो धागा जिसने उसको जोड़ा है, तो उसी परिभाषा को तोड़ दो तो जो तत्व जो मिलकर उस परिभाषा को बना रहे थे वही आवश्यक तत्व होते हैं, ठीक है। किसी मानव की मृत्यु होनी चाहिए, जाहिर सी बात है, हम मानव वध की बात कर रहे हैं, ठीक है। मृतक कोई व्यक्ति होना, जीवित व्यक्ति होना चाहिए, ना कि भ्रूण या जानवर, ठीक है। भ्रूण मतलब जो बच्चा भी पैदा नहीं हुआ, माँ के पेट के अंदर है, या कोई एनिमल, अगर ऐसे व्यक्ति को मारा जाता, अगर ऐसे जीव को मारा जाता है तो वो आपराधिक मानववध या हत्या में नहीं आता। एग्जाम्पल, रमेश ने अपने पड़ोसी सुरेश को छुरी मार दी जिससे उसकी मृत्यु हो गई, यह एक मानववध है, सॉरी, यह एक मानव की मृत्यु है। अब ये आपराधिक मानव था या हत्या, ये बात का विषय कोर्ट चेक करेगी, ठीक है। बट इसी की जगह पे अगर रमेश ने किसी कुत्ते बिल्ली को मारा होता तो वो एक मानव की मृत्यु नहीं होती। चलो, तो पहला क्या हुआ, किसी ह्यूमन की डेथ होनी चाहिए, ठीक है। डेथ कैसे होनी चाहिए, जिसके ऊपर डेथ का आरोप लगा हुआ है, हत्या करने का आरोप लगा हुआ है, ठीक है, मान लो एक्स के ऊपर, इसके कारण, इसके कार्य के कारण इस व्यक्ति की डेथ हो, इस ह्यूमन की डेथ होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सुरेश की डेथ हो गई, ठीक है, तो सुरेश एक ह्यूमन है, पहला तत्व तो ये हो गया। दूसरा, क्यों डेथ हो रही है, रमेश के कार्य के कारण, रमेश ने क्या मारा है, छुरा,
चलो एग्जाम्पल, अगर मोहन ने जानबूझकर किसी को कुएं में धक्का दिया और वह व्यक्ति डूबकर मर गया तो उसका यह कार्य मृत्यु कारित करेगा। तीसरा मंसरिया होना चाहिए इंटेंशन और नॉलेज के रूप में, ठीक है, जिसका अर्थ होता है आशय, मारने का आशय था कि नहीं था, ठीक है। ओके, मृत्यु कारित करने का इरादा या ऐसी चोट देना का इरादा जिससे मृत्यु हो सकती है, या ऐसा कोई कार्य करने का इरादा जिससे व्यक्ति को ज्ञान है कि सामने वाले की इससे मृत्यु हो जाएगी। शिव ने गुस्से में राजू की लोहे की रॉड से सिर पर मारा, यह जानते हुए कि वह उससे मर सकता है। भले ही वह राजू को मारना नहीं चाहता था, पर इसका ज्ञान इस अपराध का सदोष मानववध बनाता है। अब भी तुम लोग समझोगे नहीं जब तक मैं भी एग्जाम्पल नहीं दूंगी, इसलिए अभी एलिमेंट समझो, भी एग्जाम्पल हम बताते हैं, ठीक है। चलो, तो एक और जो बुक में एग्जाम्पल दिया है मैं तुमको वही बताती हूँ जो आईपीसी के बुक में दिया हुआ है, ठीक। ए है, उसने क्या किया, एक गड्ढा खोदा, ठीक है, और उसके ऊपर ढेर सारा ऐसे मतलब घास फूस लगा दिया। ए का आशा है कि बी इस पे आएगा, इसमें गिरेगा और मर जाएगा, ठीक है। आशय क्या है, मारने का, ठीक। तो ये हत्या है कि आपराधिक मान, ये मानववध, ये मानववध होगा अगर बी उस पे आए और गिरे और मर जाए। क्यों, क्यों हत्या क्यों नहीं है, देखो, हो सकता है कि बी उधर से आए ही ना, है ना, तो इसका कार्य डायरेक्ट नहीं है ना। दूसरी बात ये है, हो सकता है बी इसमें गिरे और ना मरे, सिर्फ चोट लगे उसको, ग्रेवियस हर्ट हो वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जो आशय होना चाहिए आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर करने वाला, वो गंभीरता के कारण अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब अगर ये होता कि इसने गड्ढे में यहाँ नीचे लोहे के कीले बिछा रखी थी, बी को ला के जबरदस्ती गिरवा दिया, फिकवा दिया, तब बी मर गया, तब ये हत्या हो जाता। तो ये एग्जाम्पल आईपीसी के बेर एक्ट में है। चलो कुछ उदाहरण यहाँ दिए है। किसी किसान ने अपने खेत में चोरी करते हुए एक चोर को देख लिया और उसे पकड़कर पीटना शुरू कर दिया, ठीक है। पीटते समय उसके सिर पर लाठी मारी जिससे वह मर गया। यह सदोष मानववध है क्योंकि लाठी सिर पर मारने की मृत्यु का खतरा है और उससे इस बात का ज्ञान था, ठीक है। किसी के सिर पे लाठी मारोगे तो मर जाएगा, ये कल्पेबल होमोसाइड है, ठीक। देखो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ था राइट टू डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस, स्वयं की सुरक्षा करने का अधिकार, और जिसमें स्वयं के शरीर का भी या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर का या अपनी संपत्ति और किसी अन्य के संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार हर व्यक्ति के पास है, यहाँ तक कि जिससे कोई व्यक्ति किसी अन्य की मृत्यु भी कारित कर सकता है, ठीक है, और उससे कोई सजा नहीं मिलेगी। तो जब किसान यहाँ चोर को पकड़ रहा है और चोर को पीट रहा है लाठी से, तो अपनी संपत्ति ही तो बचा रहा है, तब उसे क्यों सदोष मानववध के लिए दायी ठहराया जा रहा है। तो वहां पर मैंने बताया हुआ था, तुम लोगों ने क्लास में लिया है, ऑफलाइन वाला नेहा ने लिया हुआ है, कि हर चीज की एक सीमा है, ठीक है। जब तक तुमको युक्त खतरा बना रहे तभी तक, ठीक है। चोर से उसको खतरा समाप्त हो गया था जिस समय उसने चोर को पकड़ा, क्या, ठीक है। ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे उसमें, नहीं तो तुम लोग को कंफ्यूजन होगी फिर, क्योंकि अभी हम इसी पे रहना है, ठीक। एक व्यक्ति ने भीड़ में पत्थर फेंका जो किसी के सिर पर लग गया और उसकी डेथ हो गई। वो जानता था पत्थर फेंकेंगे तो किसी ना किसी को चोट लगेगी, उसकी डेथ हो सकती थी, है उसने क्या किया, सदोष मानववध किया, ठीक है। क्यों, क्योंकि मृत्यु की पूर्ण संभावना थी, ठीक। चलो अपवाद देखते हैं, उदाहरण दें, अगर कोई व्यक्ति आत्मरक्षा में हमला करता है और अतिरेक नहीं करता लेकिन सामने वाले की मृत्यु हो सकती है, यह सदोष मानववध नहीं माना जाएगा क्योंकि यह धारा 100 आईपीसी के अंतर्गत न्यायोचित है। अभी जो मैंने ऊपर बताया कि प्राइवेट डिफेंस में फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बंदूक दिखा रहा है, ठीक, गोली मारने वाला है, तब अगर आप उसको गोली मार दो
तब आपने कोई अपराध नहीं किया, आपने प्राइवेट डिफेंस किया, बट तभी तक जब तक आपको खतरा है। ठीक है, ये आ गया सदोष मानववाद और हत्या में अंतर। ठीक। इसमें मैंने इसमें शॉर्ट नोट्स है ना, ये रिवीजन वाला, इसमें केस नहीं है। ठीक है, तो तुम लोग अपनी सीरीज से जो भी केस होगा उसको पढ़ के जरूर जाना। और जो मैंने ऊपर झाड़ी वाला बताया, गड्ढा खोद के झाड़ी बनाता है, वो भी जरूर लिख के आना। ठीक है, ओके। तो सदोष मानववाद और हत्या में अंतर क्या होगा? आशय, इरादा मतलब आशय। मृत्यु हो सकती है। ठीक है, इसका या तो ज्ञान है या तो आशंका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम भीड़ पर पत्थर फेंक रहे हो तो तुमको इस बात का ज्ञान है कि हो सकता है किसी की मृत्यु हो जाए। ठीक है, और हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन अगर तुम किसी को बंदूक से धर 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 गोली मार रहे हो अपने सामने खड़ा करके, निश्चित इरादा है तुम्हारा, तो मैंने पहले बोला था आशय का अंतर होता है। आशय मृत्यु सॉरी हत्या में ज्यादा दृढ़ होता है। ठीक है, गंभीरता कम होती है, आपराधिक मानव की हत्या की गंभीरता अधिक होती है। ठीक है, दंड कितना है? 299 का दंड 304 में है, मतलब सदोष मानववध जो कि 299 में दिया है, इसका दंड 304 में है। ठीक है, जबकि हत्या का दंड 302 में दिया है। ठीक, उदाहरण क्या है? किसी को गुस्से में आकर चोट पहुंचा दो और उसकी मृत्यु हो जाए। कोई तुमको बार बार गाली दे रहा, बार बार गाली दे रहा, और तुम उसको चोट पहुंचा दो, यह आपराधिक मानववध होगा। ठीक है, बट तुम जानबूझकर किसी का गला घोट दो या गोली मार दो, ठीक है, ये हत्या होगी। निष्कर्ष आ गया, कंक्लूजन। तो ये तुम लोग अपना पढ़ लेना। कंक्लूजन क्या कैसे लिखना है अगर तुमको याद नहीं आ रहा। निष्कर्ष, जो आंसर तुमने लिखा है उसको शॉर्ट में, इससे मतलब क्या तुम उसका इम्पोर्टेंस समझते हो, किस प्रकार सोसाइटी में इत्यादि जहाँ इसमें यूज हो रहा है, या इसमें क्या और अधिक सुधार योग्य चीजें की जा सकती हैं, कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको लिखना है। ठीक है, चलो, ये पहला क्वेश्चन था, 17 मिनट लिया, जबकि हमने बहुत शॉर्ट में किया। सो अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, चल नहीं करेंगे क्योंकि केस दिया हुआ है। ठीक है, और सारे इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट केस है। देखो, मैं इस टाइम पे जब पढ़ाती हूँ तो मैं बता देती हूँ कि लल्लम के एंट्रेंस वगैरह के लिए भी काम आ सकता है। ड्रेक वर्सेस गोविंदा बहुत इंपॉर्टेंट केस है, और डेफिनेटली एलएलएम के एंट्रेंस में पूछा गया है। ठीक है, और नेट जीआरएफ के लिए तुम इसको सन याद रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि नेट जीआरएफ में मोस्टली सनसेट करने को आता है। सनसेट मतलब सूर्य देवता को डुबाने को नहीं आता। कौन सा केस कैसे आया था उसको एक के बाद दूसरा सेट करो। ठीक है, कौन पहले आया कौन बाद में आया, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर एलएलएम में भी आता है। एलएलएम के इंटरेस्ट में बीएचयू या आयु में मैंने खुद दिया था। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, बट इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्या हुआ था? चलो देखते हैं। देखो, तुमको ये एग्जाम में लिखना है, एलएलबी के एग्जाम में, चाहे तुम आपराधिक मानववाद आ गया और चाहे हत्या आ गया, दोनों में से कोई आ गया, लिखना है। ठीक है, मर्डर आ गया या कल्पेबल होमिसाइड। In this case, the accused slapped his wife, causing her to fall and strike her head, which led to her death. The court held that the act was not murder, but culpable homicide, not amounting to murder under Section 304 IPC because there was no intention to cause death. Great. So, इस केस में क्या हुआ? जो वाइफ थी उसको हस्बैंड ने एक झापड़ मारा, बट एक्चुअली उसने बहुत पीटा वाइफ को। ठीक है, वाइफ गिरी और मर गई। ठीक है, ओके। बहुत मारा मतलब बहुत ज्यादा नहीं, ऐसे जैसे नॉर्मल पीटते हैं वाइफ को जो इंडिया में नॉर्मल पीटिंग, मतलब समझ रहे हो ना, तब तक पीटने जब तक पत्नी लाल पीली हरी नीली ना हो जाए। पत्नी मर गई। कोर्ट ने कहा पति का पत्नी को जान से मारने का कोई इरादा नहीं था, ठीक है, इसलिए हत्या में नहीं आएगा। ठीक है, बट पति को ये पता था कि जो मैं कार्य कर रहा हूं वो क्या करेगा, पत्नी को अत्यधिक क्षति कर सकता है, और जाहिर सी बात है ऐसी क्षति जिससे किसी नॉर्मल इंसान की मौत हो सकती है। ओके, सो पति को कल्पेबल होमिसाइड, आपराधिक मानववध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। इसमें एक
प्रिंसिपल स्थापित हुआ। देखो क्यों ये इंपॉर्टेंट है कि देखो 1876 में लगभग आया है, ठीक है। कहाँ गया, कब आया, 1876। देखो इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हो, 1876, 8 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 6 आता है, उल्टा। उनके तो मैम को मैथ ही नहीं आता, 6 7 8 है ना। और 1862 के आसपास हमारी आईपीसी आई थी। तो पहला इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट केस था। और इस केस में जो है एक नियम स्थापित हो गया था, इफ द एक्ट इज डन विद नॉलेज ऑफ लाइकली डेथ बट विदाउट इंटेंशन टू कॉज डेथ, इट फॉल्स अंडर कल्पेबल होमिसाइड। तो इस केस के द्वारा पहली बार ऐसा नियम बना कि जो कार्य किया जा रहा है, ठीक है, उसमें इस बात का ज्ञान है कि हो सकता है मेरा जो कार्य है वो किसी की मृत्यु कारित कर ही दे, ठीक है, बट मृत्यु कारित करने का मेरा कोई आशा नहीं है। मैं किसी को खूब पीटूं, अरे तुमको तो मार डालेंगे, आज देखते हैं कौन बचाता है कौन बचाता है, देखते हैं, बट मेरा किसी को मारने का आशा नहीं है, ठीक है, बस मैं गुस्से में पीटे जा रहा हूँ, पीटे जा रहा हूँ, सामने वाला मर गया, देन ये हत्या नहीं होगा बल्कि आपराधिक मानववध होगा, ठीक। हाँ, चलो। अरे वही जो ऊपर हमने इंग्लिश में देखा वही हिंदी में ट्रांसलेट है। दूसरा है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस आर पुनैया, 1976। ठीक 100 साल बाद ऊपर वाले के केस आया है। सुप्रीम कोर्ट डिफरेंशिएटेड बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। इट सेड कल्पेबल होमिसाइड इज द जीनस एंड मर्डर इज द स्पेसीज। ओके। Principle, all murders are culpable homicides, but all culpable homicides are not murder। देखो इस केस में एक बहुत प्रमुख सिद्धांत आया था, तुमसे अगर कभी एलएलएम के एंट्रेंस के लिए अगर तुमको याद करना हो तो ये पूछ सकता है, या एनएडजीआरएफ के लिए किस केस में कहा गया था कि सभी हत्याएं, ठीक है, सभी हत्याएं आपराधिक मानववध है, कल्पेबल होमिसाइड है, ठीक है, ओके। सभी हत्याएं कल्पेबल होमिसाइड है, इसका मतलब हर हत्या पहले कल्पेबल होमिसाइड होती है फिर हत्या में जाती है, बट हर कल्पेबल होमिसाइड हत्या नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कल्पेबल होमिसाइड अधिक गंभीर हो जाता है तो वही हत्या हो जाता है, ठीक है। किस केस में कहा गया था, कहाँ गया, पुनैया, पुनैया का केस था 1976 का। फिर भी एक बार देख लेते हैं। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस आर पुनैया, आर पुनैया 1976 याद रखना। और एक चीज इसमें और कहा गया था, ठीक है, सदोष मानववाद एक व्यापक वर्ग है जिसमें हत्या एक उपवर्ग है। तो यही वाला ऊपर कि सदोष मानववाद एक वर्ग है, ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड क्या एक बड़ा सा वर्ग है, उसका एक लंबा चौड़ा क्षेत्र है, और हत्या उसी का एक उपवर्ग है, छोटा सा भाग है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जितनी भी मर्डर हो रहे हैं, सॉरी जितनी भी हत्याएं हो रही हैं, ठीक है, नॉर्मल है, वो कल्पेबल होमिसाइड है, ठीक है। और वही जब गंभीर हो जाती हैं तो कोई कोई हत्या हो जाती हैं। देखो क्या मतलब है, देखो हर गेहूं आटा नहीं बनता, ठीक है, कुछ गेहूं आटा बनते हैं, कुछ बीज बन जाते हैं वापस, है ना। हर आटा रोटी भी नहीं बनता, कुछ ब्रेड भी बन जाता है। तो गेहूं क्या है, एक वर्ग है, और आटा एक उपवर्ग है। चाय ठंडी हो गई थी, अब मैं एक बार में पी ली। देखो इसमें जितने भी केस है सारे इंपॉर्टेंट ही है, बट बहुत ज्यादा पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। वर्षा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1958। 1958 का केस था, वर्षा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। क्या हुआ था, पेट के बीचों बीच, पेट जो नाभि होती है उसके जस्ट नीचे चाकू मारा गया था और व्यक्ति मर गया।
कोर्ट ने कहा एक्यूज जो है उसने मर्डर कारित किया है। ठीक है भाई, आप किसी के पेटों के बीचों बीच अगर चक्कू मार रहे हो, आपका इंटेंशन क्लियरली क्या है, हत्या करने का है। ठीक है, आपको ज्ञान तो है कि जो कार्य कर रहे हैं हो सकता है उससे सामने वाले की मृत्यु हो जाए, आपका आशय भी क्लियर है। ठीक है, आप लुका छिपी नहीं खेल रहे हो कि शायद मर जाए शायद बच जाए ना। ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल स्थापित हुआ था? इफ एन इंजरी इज इंटेंशनली inflicted and is sufficient in the ordinary course of nature to cause death, it amounts to murder under section 300 IPC। यदि जानबूझकर ऐसी चोट दी जाती है जो सामान्य रूप से मृत्यु का कारण बन सकती है तो यह हत्या माना जाएगा। चलो, केसर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2008 का न्यू केस है। दो लोगों में झगड़ा हुआ, झगड़ा इतना बड़ा कि इन्होंने उठाया वाई को फट गोली मार दी। ठीक है, वाई को कोई हत्या करने का इरादा नहीं था, आशय नहीं था। इसने गुस्से में आके, अत्यधिक क्रोध में आके क्या किया, वाई को गोली मार दी। ठीक है, ये कल्पेबल होमिसाइड है ना कि मर्डर। अब तुम लोग इतना कंफ्यूज ना हो, अगर तुम लोग जाके हत्या वाला वीडियो देखोगे जो मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, वहां मैंने 5 अपवाद बताए हैं। ठीक है, जब हत्या हत्या की कोटि में नहीं आता बल्कि क्या हो जाता है, कल्पेबल होमिसाइड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे दिया हुआ है, उसमें से एक ये भी दिया है कि जो हत्या हो रही हो तो अगर अचानक झगड़ा उत्पन्न हो जाए, ठीक है, और झगड़ा होने पर जैसे यहाँ पे झगड़ा हो गया अचानक, है ना, कीसर सिंह वर्सेस हरियाणा राज्य, है ना, तब इसने इस पे गोली चला दी, तो ये क्या है, आपराधिक मानववध है ना कि हत्या है। ठीक है, ओके। स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस जगदीश सन 2009। झगड़े के दौरान अभियुक्त ने, ठीक है, बट अगर अपराधी हत्या आ गया तो तुम लोग थोड़ा सा हत्या का पढ़ के जाना, केस सारा तुम लोग को एक ही याद रखना है। ठीक है, झगड़े के दौरान अभियुक्त ने लकड़ी से सिर पर वार किया जिससे व्यक्ति की मृत्यु हुई। कोर्ट ने इसे आपराधिक मानववाद माना क्योंकि अचानक हुआ था और पूर्व योजना नहीं थी, प्री प्लानिंग नहीं थी। ठीक है, प्री प्लानिंग नहीं थी और अचानक झगड़े में हुई घटना क्या होती है, आपराधिक मानव होती है, हत्या नहीं होती। अब अभी हमने देखा। ठीक है, ओके। और उसके बाद बता रहा डिफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब इंग्लिश में कल्पेबल होमिसाइड का अब इंग्लिश में दिया हुआ है जो हमने हिंदी में ऊपर पढ़ा हुआ है। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम लोग हो कि गए? कोई तो है, कोई नहीं भी है तब भी चलेगा। चलो, मर्डर देखो, तो ये वाला क्वेश्चन मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में क्या अंतर है ये नहीं पढ़ेंगे, ऊपर वाले में जस्ट पढ़ा हमने। निर्णित वादों की सहायता से समझाइए, इसको भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ऊपर जितने भी केस मैंने पढ़े हैं ना, सेम केस तुमको यहाँ पे भी लिखना है। ठीक है, ओके। बस हत्या का डिफरेंस, हत्या की परिभाषा पढ़ेंगे बस। ठीक है, सेम तुमको वही लेके आना है, दोनों में से कोई क्वेश्चन आए तो। चलो, सदोष मानववध और हत्या दोनों मनुष्य के जीवन को समाप्त करने से संबंधित है, लेकिन दोनों में गंभीरता व दंड की दृष्टि में अंतर होता है। हत्या में अधिक गंभीर दंड होता है। सबसे पहला दंड 299 में आपराधिक मानववध, आईपीसी की बात हो रही, वेनस नहीं, और 300 में हत्या है। इसका दंड दिया हुआ है 304 में, इसका दंड दिया हुआ है 302 में, और इसमें मृत्यु दंड तक का दंड दिया जा सकता है। ठीक है, हत्या क्या है? सेक्शन 300 की 4 स्थितियों में से किसी के अंतर्गत आता है तो वह हत्या कहलाती है। चलो, धारा 300 के अनुसार हत्या तब मानी जाती है
जब कोई कार्य इस आशय से किया जाए कि उससे मृत्यु हो जाए। देखो, अगर तुम लोग क्लास होने के बाद मिलना तो 299 का जो पहली लाइन थी ना, कोई कार्य इस आशय से किया जाए कि मृत्यु हो जाए आपराधिक मानववध कहलाएगा। ठीक है, पहला पैरा सेम डिट्टो यही है। ठीक है, दूसरा, ऐसा जानबूझकर किया गया कृत्य जो जिससे मृत्यु संभव या संभाव्य हो। ठीक है, उसमें क्या था, ज्ञान। ओके, जानबूझकर कोई ऐसा आघात किया जाए जिससे मृत्यु होना निश्चित हो। देखो, सब में क्या हो आ रही है, सर्टेनिटी आ रही है। ठीक है, मीन्स रिया में क्या आ रही है और कृत्य में क्या आ रहा है, सर्टेनिटी आ रही है। सेम चीजें जो वहां पे हैं, बट यहाँ पे सर्टेनिटी हाई लेवल की है। ठीक है, ऐसा कृत्य जो और स्वभाव से अत्यंत खतरनाक हो जिससे मृत्यु होना लगभग निश्चित हो। ठीक, ये परिभाषा हो गई। अब नीचे सदोष मानववध क्या है दिया हुआ है। ठीक है, ओके, क्योंकि ये ऊपर हमने पढ़ा हुआ है इसलिए यहाँ बोल रहे हैं। अब देखो, सदोष मानववध कब हत्या कहलाता है। धारा 299 में वर्णित सदोष मानववध धारा 300 किसी एक शर्त को पूरा करता है तब वह हत्या में परिवर्तित हो जाता है। यदि कोई अपवाद लागू नहीं होता तो यह हत्या नहीं मानी जाएगी। ये तुमको नहीं पढ़ना, तुमको ये पढ़ना है। क्या है ये, देखो ऊपर हमने पढ़ा धारा 300 की परिभाषा 300। ठीक है, ऊपर जहां दिया गया था कि हत्या क्या है, उसके बाद 5 ऐसे अपवाद दिए गए हैं धारा 300 में। ये पांचों अपवाद कभी भी एलएलएम को एंट्रेंस देना कुछ भी हमेशा याद रहना चाहिए, वकालत करनी कभी भी। ये पांचों अपवाद बताते हैं कि देखो, हत्या के कार्य में आते हुए भी ये जो कार्य हैं ये हत्या ना होकर आपराधिक मानववध हो जा रहे हैं, अर्थात आपका दंड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, उकसावे से कार्य किया करना, उकसावे में किया गया कार्य। ओके, अचानक हुए झगड़े में किया गया कार्य प्लस बिना पूर्व योजना के। ठीक है, के एम नानावती केस है। देखो, इसको जाकर तुम लोग पुरानी क्लास से ही देखना, अगर डीपली समझना है, यहाँ समझा रहे हैं सिर्फ हम। तुमने देखा होगा रुस्तम मूवी है ना, जिसमें अक्षय कुमार छूट जाते हैं, बट फाइनली एक्चुअली उनको जो छोड़ा था वो ज्यूरी छोड़ी थी। ज्यूरी कुछ और होती है, एक्चुअली में उनको फांसी की सजा हुई थी, जो एक्चुअली रुस्तम थे, बट हमारे प्रेसिडेंट ने उनको छोड़ दिया था। ठीक है, ओके। रक्षा की सीमा का पार करना। अभी मैंने देखो किसान वाले एग्जांपल में बताया था, हमें क्या है, अपनी प्रॉपर्टी और अपनी बॉडी फिजिकल का, अपने या किसी अन्य व्यक्ति की बॉडी या फिजिक्स सॉरी प्रॉपर्टी की रक्षा का अधिकार है, चाहे इससे हमें किसी की हत्या ही क्यों ना करनी पड़े। ठीक है, मतलब किसी और को क्या करना पड़े, खत्म ही ना क्यों करना पड़े, बट इसकी एक सीमा होती है। ये सब हमें तभी तक करना है जब तक हमें क्या ना हो, पुलिस की सहायता ना मिल जाए, या जब तक ये खतरा बना ना हो। ठीक है, हमारे विरुद्ध मान लो कोई हमें बंदूक दिखा रहा है, तब तक हमें भी अपने सुरक्षा का अधिकार है। लेकिन मान लो जैसे उसने बंदूक, मान लो सामने वाले ने हमें बंदूक दिखाया, गुड, हमारे पास भी बंदूक है, हमने भी उठा ली, तब तक उसने बंदूक चला दी, उसकी बंदूक तो पूरी पूरी खाली निकली, और उसके बाद 2 सेकंड बाद 3 सेकंड बाद हमने कहा अब तुमको बताते हैं, अब हमने भी गोली चला दी। तो हमने क्या किया, अपने आत्मरक्षा के अधिकार को क्या कर दिया, पार कर दिया। ठीक है, बट हमारा कार्य हत्या नहीं कहलाएगा। अगर सामने वाला मर गया क्या कहलाएगा, कल्पेबल होमिसाइड, आपराधिक मानववध कहलाएगा। मृत्यु का कारण बनने वाला कार्य जिसकी मंशा मृत्यु की नहीं थी। ओके, न्याय संगत एवं सद्भावना पूर्वक कार्य में की गई मृत्यु। गूगल ट्रांसलेशन करके गड़बड़ कर देता है सब। ठीक है, ये वाला जो था पांचवा, ये होगा, देखो चौथा मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तुम ये लिख सकते हो, बट यहाँ वाला को जरूर बताना है। ठीक है,
अगर किसी की सहमति से उसकी आपने हत्या की है, ठीक है, तो वह कार्य हत्या नहीं कहलाएगी बल्कि आपराधिक मानववध कहलाएगा, ठीक है। बट जिसकी सहमति से आपने उसकी हत्या की है वो 18+ होना चाहिए। अगर 18 से कम व्यक्ति है, 18 साल से मतलब अवयस्क है, और आपने उसकी हत्या की है, तब वो हत्या ही कहलाएगा। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वो है दशरथ का, ठीक है। दशरथ पासवान का, पासवान ही थे ना, देख लेना एक बार वाली क्लास में, ठीक है। ओके, लेकिन लिखना जरूर है, चाहे दशरथ वाला केस जरूर लिखना, नहीं केस याद आ रहा तो एग्जाम्पल बना के लिखना। अब हम बता दे रहे हैं, इसका फैक्ट बता रहे हैं, नहीं नाम आएगा तो एग्जाम्पल बना के लिखना, ठीक है। कहीं भी लिख देना पूरे उसमें, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमेशा ये केस तुमको याद रहेगा, हम फिर से बता रहे हैं जैसे हम नहीं भूलते, इसलिए हम बोले हम इसको बताएंगे जरूर। इसको बताने के बाद ना मेरा दिल दिमाग एकदम खुश हो जाता है। सोचो हम कितने बुरे हैं, किसी की हत्या हो रही है और हम खुश हो रहे हैं। देखो, दशरथ थे, ये हर साल क्लास 10th में फेल हो जाते थे, लगातार क्लास 10th में 10 साल 12 साल 13 साल 14 साल फेल होते चले आ रहे थे। इनका विवाह हुआ था, इनको बहुत अच्छी पत्नी मिली थी, एकदम कैकई की तरह। उसका नाम कैकई नहीं था, कुछ था, बट एकदम कैकई की तरह मिली थी, ठीक। एक दिन क्या हुआ, इनका रिजल्ट आया, फिर फेल हो गए। इन्होंने, इनके कमरे में दो पंखे थे इनके कमरे में। देखो एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं, कुछ और था, पंखा नहीं था, कुछ और था। ये गए उस पंखे पे, लटक गए, लटकने लगे, ठीक है। इनकी वाइफ आई, बोली प्राण प्रिय कहाँ जा रहे हैं आप? कहें अब मैं नहीं जीऊँगा, मैं 10th पास नहीं कर पा रहा ना। बोली स्वामी मुझे न छोड़िए, मुझे भी साथ ले चलिए, मैं क्या करूँगी बिना आपके और आपके 10th के रिजल्ट के। ये बोले ठीक है। इनकी पत्नी 18+ थी, ठीक है, ओके। इन्होंने पत्नी को लटका दिया, बहुत अच्छा काम किया। फिर जब खुद लटकने वापस गए तो कहे धत तेरी की, जाने दो, मैं फिर से 10th का पेपर दूंगा, कैसे नहीं पास होता देखता हूँ। 10th का पेपर देने से पहले इनको पुलिस ले गई और इनके ऊपर मर्डर का केस चला। कोर्ट ने कहा नहीं भाई, हत्या नहीं की, क्या बात करते हैं, 10th नहीं पास किए तो क्या हत्या है? आपराधिक मानववादी किया। इन्होंने कहा लेकिन हमारी पत्नी तो सहमति दी थी। क्या सहमति दिवस क्या होता है? आपने आपराधिक मानववादी किया, ठीक है, ओके। केस देखो फिर से आ गया, रेग वर्सेस गोविंदा वाला, है ना, वर्षा सिंह वाला, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वाला, ठीक है, ओके। निष्कर्ष, है ना। ओके, चलो एग्जाम्पल और बताते हैं, ठीक है। यहाँ नहीं दिखा लेकिन हम बता देते हैं, एग्जाम्पल बना के लिख देना। एक केस था, दो आदमियों में लड़ाई हो रही थी, ठीक है। एक लोग की वाइफ साइड में खड़ी थी, बढ़िया घूंघट घूंघट डाले जो खड़ी थी, हाथ में बेबी ली थी, छोटा सा 1-2 महीने का रहा होगा। इसने लाठी डंडा उठाया, नहीं डंडा नहीं उठाया, इसने हाथ उठाया, इसके ऊपर दौड़ा, हाँ इसके हाथ में ऑलरेडी डंडा था छोटा सा, ठीक। ये भी बीच में दौड़ी, ऐसे कैसे हमारे मन से दुख पीट दोगे, हम भी देखेंगे। और डंडा क्या हुआ, जो हाथ में बेबी था उसको लगा, बेबी मर गया, ठीक है। कोर्ट ने कहा ना ही ये मर्डर है और ना ही ये कल्पेबल होमिसाइड है। क्यों? क्योंकि इसको भी इस बात का ज्ञान था, इसको इस बात का ज्ञान नहीं था कि बच्चा बीच में आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या ज्ञान था कि हम इस डंडे से मारेंगे और इसको चोट लगेगी, ठीक है। इस डंडे से ये जो कार्य कर रहा था, इससे ये आदमी कतई नहीं मरता, ठीक है। इसमें आपकी गलती थी, आप बच्चे को लेकर बीच में गई, ठीक। इस समान नॉर्मल उपहति का केस था। एज ए मदर आप, चलो
अगले क्वेश्चन चलते हैं, दहेज प्रथा। अच्छे से तैयार कर लेना क्वेश्चन, कहीं दहेज प्रथा कभी लिखने को आ गया इससे तो काम आएगा। ठीक, ये हो गया इससे एक तरह। ओके। भारत में दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप रही है, जिसके कारण अनेक विवाहित महिलाएं मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का शिकार होती हैं। इन प्रथाओं से निपटने हेतु विधायिका ने कई कठोर प्रावधान किए हैं। देखो, अगर कभी भी ऐसे लिखो तो करंट अफेयर ऐड कर देना चाहिए। जस्ट इसी महीने केस से देखो, बॉयज मर रहे हैं, सब जानते हैं। मेघालय वाले केस से लेकर लेकर नीली ड्रामा वाला, बट पता है क्या नाम था लड़की का? देखो, हमको भी नहीं पता। अभी जस्ट पिछले हफ्ते का एक केस है, बहू को मारकर घर के बगल गड्ढा करके, पूरे मोहल्ले को पता था वाटर वाटर टैंक बना है, उसी में दफना दिए। ठीक है, एंड इतना ही नहीं, दफनाने से मारने से पहले उसका ससुर ने उसका बहू का रेप भी किया था। ठीक है, चलो, इन प्रथाओं से निपटने हेतु विधायिका ने कई कठोर प्रावधान किए हैं। आईपीसी की धारा 304 बी का समावेश 1986 में संशोधन द्वारा किया गया ताकि दहेज मृत्यु से जुड़ी मामलों के कारगर विधिक उपाय उपलब्ध हो सके। सोचो, 1862 में बना था आईपीसी, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। ठीक है, सब जितना भी चिल्ला ले, लेकिन एक दहेज प्रथा के लिए कानून 1986 में लाया गया, और वो भी कितना विरोध हुआ तब। चलो, धारा 304 बी के तहत यदि किसी स्त्री की मृत्यु, कोई स्त्री है, कैसी स्त्री? शादीशुदा है तभी स्त्री कहलाएगी। जिस दिन उसकी शादी हुई, तो सविता ऐड हो रही है, एक सेकेंड वेट कर लो। भी मैंने जस्ट दहेज हत्या चालू किया। ठीक है, सो सेक्शन 304 बी में है, इसको 1986 में अमेंडमेंट करके ऐड किया गया था। ये तुमको याद ही नहीं रखना, क्योंकि अब तो बीएनएस में डायरेक्ट ऐड है ये ना, है ना, सेक्शन 86 में शायद। चलो, एक स्त्री और शादीशुदा महिला है, जिस दिन उसकी शादी हुई उससे 7 साल के भीतर उसकी मृत्यु हो जाए। कैसी मृत्यु? जो कि नेचुरल नहीं है। नेचुरल डेथ क्या होती है? मान लो कोई बहुत बीमार है, नेचुरल बीमारी, बुखार, कैंसर इत्यादि, ठीक है, तब ये नेचुरल मृत्यु, तब कोई बात नहीं। बट कोई व्यक्ति 7 साल के अंदर प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो जाए, ठीक है, प्लस यह प्रमाणित होता है कि दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया गया था या उससे दहेज की मांग की गई थी। ठीक है, तब ऐसी हत्या को, ऐसी मृत्यु को क्या माना जाएगा? दहेज मृत्यु। ठीक है, या दहेज हत्या। क्या विधिक उद्देश्य है ऐसे कानून को बनाने का? दहेज प्रथा पर प्रभावी नियंत्रण करना। देखो, ये गलत लिखा हुआ है, दहेज प्रथा को तो ये रोक ही नहीं सकता। ठीक है, दहेज मृत्यु को रोकने का सीधा अर्थ है कि दहेज हत्या को रोका जाए या दहेज के लिए लोगों को प्रताड़ित करने से रोका जाए। ठीक है, ठीक है, न्यायिक प्रक्रिया में सहूलियत हो। क्या होता है, अगर कोई स्त्री ऐसे तरीके से मरती है तो कोर्ट जो है एक प्रिजम्पशन करता है कि ऐसी महिला की मृत्यु क्या दहेज के लिए की गई होगी। इससे क्या होता है, पीड़ित को कुछ राहत मिलती है। अभियोजन की सुविधा हेतु यहाँ प्रजम्पशन जो भी मैंने तुमको बताया, सेक्शन 113 बी, ये भी बाद में जोड़ा गया था, इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, बीएनएस में अब है। दहेज से संबंधित अपराधों में सख्ती आना। कोई व्यक्ति जो दहेज हत्या का दोषी है उसे कम से कम मिनिमम 7 ईयर का कारावास मिलेगा, जो कि लाइफ इम्प्रिजमेंट तक जा सकता है। ठीक है, ओके। कामेश पंजियार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2005। पत्नी की मृत्यु 2 वर्ष के भीतर हो गई, दहेज के लिए उत्पीड़न के साक्ष्य मिले थे। 304 बी के सारे साक्ष्य के तत्व साबित हुए। ठीक है,
और दहेज मृत्यु का मामला साबित हुआ। चलो, सतवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2001 का केस है। विवाह के कुछ वर्षों बाद पत्नी की मृत्यु हो गई। केवल दहेज की मांग पर्याप्त नहीं है, दिखाना होगा कि मृत्यु से थोड़े समय पहले उत्पीड़न हुआ था, अतः यह दहेज का केस नहीं हुआ। देखो क्या बोलने की कोशिश हो रहा है, जिस दिन मृत्यु हुई, भले वो 7 साल के अंदर हुई है, ठीक है, उससे जल्द से जल्द, मतलब 1 महीना 2 महीना 3 महीने ऐसे कुछ समय से पहले उससे दहेज की मांग की गई हो। अगर मान लो 2 साल पहले दहेज की मांग की गई थी, 2 साल बाद उसकी मृत्यु हो रही है या हत्या हो रही है, ठीक है, तो वो हत्या दहेज हत्या में नहीं आएगी। बैजनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2016, ये जो मैंने बोला, जब उसकी मृत्यु से ठीक पूर्व क्या हो, सून बिफोर डेथ, दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया हो। बहुत कहानी है, एक दो केस कोई करके पूरा अपना एग्जाम्पल फिर निष्कर्ष आ गया, ठीक है। तो अपने नोट्स में से अच्छे से पढ़ लेना, बहुत सारे केसेस हैं, ठीक है। एक केस का मुझे नाम नहीं याद आ रहा, इसमें है भी नहीं, ठीक है, बट तुम लोग एग्जाम्पल में जो मैंने अभी केस बताया, देखो अभी एक केस आया था वहां का, बिहार में, पता नहीं गिरफ्तार हुआ कि नहीं। जज साहब की शादी हुई, सिविल जज थे, और जिसने शादी की उसकी 2-3 बेटी थी, ठीक है, और एक बेटी की शादी की। अब बोल रहे हैं कि मैंने 45 लाख दहेज में दिया था, और शादी के 2-3 महीने बाद ही बेटी की मृत्यु हो गई हॉस्पिटल में। और पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आई, इससे पता चलता है कि 1.5 महीने से बेटी को खूब तंग किया गया था, मतलब पेट की हालत में सब सड़ गया था, इतना मारा पीटा गया था, ठीक है। अब पिता बोल रहा था बहुत ज्यादा दहेज के लिए ये सब हुआ। शॉर्ट में यहाँ दिया हुआ है, ये तो तुम्हारे एलिमेंट्स वगैरह में काम आएगा। चलो आज के लिए इतना है।